नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो है आपके लिए मेंस के जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसका अपन डिटेल लेकर आए हुए हैं। उनके जो प्रश्न हुए हैं उनके बारे में आपको बताने के लिए आए हुए हैं और आइए देखते हैं कि उन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। और अभी लगातार टेस्ट सीरीज चल ही रही हैं और जिन भी लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी मेंस का रिजल्ट भी आ चुका है, तो जिन भी लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज का ये वीडियो देखते हैं अपन। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनेट से क्या मतलब है, यानी औपनिवेशिक स्वराज से आप क्या समझते हैं। 30 शब्दों में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो औपनिवेशिक स्वराज से हमारा जो तात्पर्य है, इसमें पॉइंट याद रखिएगा आप कि औपनिवेशिक स्वराज से जो हमारा अर्थ है ऐसा स्वशासन, क्या लिखना है आपको कि ऐसा स्वशासन जो खुद का शासन हो, ऐसा स्वशासन जिसमें देश के आंतरिक मामलों में, ऐसा स्वशासन जिसके देश के आंतरिक मामलों में कैसा हो, स्वतंत्र हो। परंतु आंतरिक मामलों में पूर्णतः कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। आंतरिक मामले में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, विभाग है, प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, उन मामलों में कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। परंतु राष्ट्रमंडल के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य को औपचारिक प्रमुख माना जाए। मतलब राजा जो आंतरिक रूप से हम अपना शासन स्थापित कर सकते हैं, अपना स्वशासन स्थापित कर सकते हैं, मगर बाह्य रूप से हमारा राजा कौन माना जाएगा, ब्रिटिश जो क्राउन है वो हमारा राजा माना जाएगा, ब्रिटिश तख्त के तहत प्रति जो है वो माना जाएगा, औपचारिक रूप से ही माना जाएगा। जो इसकी मांग की गई थी वो सबसे पहले 1929 में की गई थी और लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। जब 1928 में 1929 से पहले नेहरू रिपोर्ट की जब इसकी मांग की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में भी औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी, तब उस मांग को डोमिनेट स्टेटस के दर्जा को हमको प्राप्त नहीं हो पाया था, औपनिवेशिक स्वराज हमको प्राप्त नहीं हो पाया था। इसकी वजह से 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये मांग की गई थी। तो यहाँ पर अगर आप दूसरा वाला लाइन न लिखना चाहें तो कोई समस्या की बात नहीं है। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब सिर्फ इतना ही समझ लीजिएगा कि क्या लिखना है आपको। औपनिवेशिक स्वराज के बारे में लिखना है कि ऐसा स्वराज जिसमें देश आंतरिक मामलों में पूर्णतः कैसा हो, स्वतंत्र हो, लेकिन बाह्य मामलों में या औपचारिक रूप से जो हमारा प्रधान होगा या जो शासक होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत माना गया था। तो भारत के संदर्भ में अगर औपनिवेशिक स्वराज माना जाए तो यही माना जाएगा। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो अपन क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन हमारा है कि मूल अधिकार में वर्णित राज्य की परिभाषा लिखे। मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल आएंगी, यानी मूल अधिकार के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है, राज्य किसे माना जाए। तो राज्य के अंतर्गत इसमें भी पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि भारतीय, आपको पहला अनुच्छेद से ही बताना है क्योंकि संविधान वाले क्वेश्चन है तो फैक्ट इसमें डालने पड़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य की विधानमंडल, यानी पहले पॉइंट में आपको क्या होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई विधानमंडल या संसद। केंद्र सरकार कहने का मतलब है पूर्णतः संसद के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य सरकार कहने का मतलब है कि जो विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल भी शामिल होगा उनको शामिल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है स्थानीय निकाय, जिसमें नगर पालिका और नगर पंचायत, इनको ध्यान रखना है। भारत के क्षेत्र में या सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरण जिसमें शामिल हो, जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के इन्हीं के संदर्भ में विरुद्ध कार्रवाई करना है। ये लास्ट वाला लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है कि जो संविधान के आर्टिकल 12 में जो बताया गया है राज्य की परिभाषा, उसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है कि ऐसा कोई सरकारी संस्थान, तो सरकारी संस्थान में कौन कौन से आ जाएंगे, समस्त संस्थान इसमें शामिल आ जाएंगे। लेकिन चूंकि अपने को आंसर लिखना है तो अपने को बताना पड़ेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा जो संसद, विधानमंडल अथवा स्थानीय सरकार जिसमें नगर निगम या नगरीय स्वशासन जो है वो, और स्थानीय जो सरकार है यानी ग्राम पंचायत वगैरह जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत के क्षेत्र में या सरकार के नियंत्रण में जितने भी जो है संस्थाएं काम करती हैं, सरकार के नियंत्रण में कितने भी संस्थाएं काम करती हैं, वो सब प्राधिकरण इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि राज्य द्वारा अंशतः या पूर्णतः जो वित्त पोषित संस्थाएं होंगी, राज्य द्वारा, राज्य मतलब पूरे राज्य, मतलब केंद्र भी हो सकता है, राज्य भी, आपका स्टेट भी हो सकते हैं, यानी संघ भी हो सकता है और राज्य भी हो सकते हैं। तो राज्य के अंतर्गत जो भी केंद्र, जो वित्त पोषित जो होंगे,
अंशतः या पूर्णतः जो भी जो संस्थाएं होंगी वो संस्थाएं राज्य के दायरे में आते हैं। तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा अपन क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों को लाने का उद्देश्य क्या है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को लाने का मूल उद्देश्य रहा होगा। तो संविधान के मूल कर्तव्यों का जो उद्देश्य है, नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन, संवैधानिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना की भावना विकसित करना, ये इसकी मूल है। क्योंकि जो मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं 1942 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के पास जोड़े गए हैं, और मूल कर्तव्यों में राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, वैज्ञानिक सोच रखना, जो है पशु जीवों का आपका जो है उनकी रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, आपका जो है मानववाद की ओर ध्यान रखना, ऐसे जैसे महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। तो इसलिए आपको बताना है कि इसमें राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, संवैधानिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी, यानी ऐसे कर्तव्य हैं इसमें जो नागरिक को बेहतर बनाते हैं, एक नागरिक को जो अच्छा बनाते हैं, नागरिक बनाते हैं, उनकी भावनाओं का विकास करना है। ये यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, उनका मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप और आगे लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A में वर्णित किया गया है, आप इसको बताना चाहें तो भी बता सकते हैं कि 51A में बताया गया है। और बाद में जो सबसे जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन, इसको चाहे तो जोड़ें और चाहे तो न जोड़ें, अगर इच्छा नहीं है तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो जो पेपर चेक करने वाला है उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा माता पिता एवं बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, माता पिता और बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य जोड़ा गया है। अगर ये डाल देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास प्रशासन की विशेषताएं बताइए। विकास प्रशासन क्या है, उसकी विशेषताएं बताना है। केवल विशेषताओं बताना है तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। विकास प्रशासन का लक्ष्य, विकास प्रशासन जो होता है वो चीज याद रखिएगा पॉइंट में, लक्ष्य उन्मुख, परिवर्तनकारी, जल कल्याणकारी, सहभागी होता है। इनमें नवाचार, समन्वय, लचीलापन, परिणामों पर जोर दिया जाता है। यह योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही संसाधनों के बेहतर उपयोग, जन संतुष्टि सुनिश्चित करता है और प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है। जो पॉइंट अपन लिख रहे हैं उन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो उनको कामा कर भी लिख सकते हैं, पूरी कहानी नहीं लिखना चाहे तो। हमने इस तरीके से लिखा है। तो पहली विशेषता इसका लक्ष्य उन्मुख, यानी जो विकास प्रशासन होगा अपने लक्ष्यों के प्रति कैसा होगा, सचेत होगा, ध्यान देने वाला होगा, बार बार अपने लक्ष्यों के प्रति कार्य करने वाला होगा। परिवर्तनकारी का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर यह परिवर्तन कर लेता है, अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, जैसी आवश्यकता होती है उसमें परिवर्तन संभव है। जन कल्याणकारी यानी जनता को हित के लिए काम करता है, फायदा दिलाने के लिए काम करता है। सहभागी होता है यानी मिलकर काम करने की प्रवृत्ति होती है, टीम भावना इनमें होती है। नवाचार, कुछ नया ट्राई करते रहता है हमेशा प्रशासन में, या अलग अलग विषयों पर कुछ नया ट्राई करता है। पुराना जो रूढ़िवादी तरीका है, पुराना तरीका है वो उन तरीकों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता है, इसलिए हमेशा प्रयोग करते रहता है, नवाचार लेकर आते रहता है, इनोवेशन करते रहता है। समन्वय का मतलब है कोऑपरेटिव है, यानी विकास प्रशासन निजी प्रशासन के साथ मिलकर या अन्य लोगों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर, कर्मचारियों के साथ मिलकर समन्वय करता है। लचीलापन यानी अपने आप को एडजस्टेबल है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वातावरण के अनुसार से। परिणाम पर जोर दिया जाता है, यानी हमेशा जोर दिया जाएगा कि हमको अच्छे परिणाम प्राप्त हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे। फिर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जो योजना बनाई जा रही है उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक विकास यानी सामाजिक और सोशल तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से कैसा होता जाए, डेवलपमेंट होता रहे। संसाधनों के बेहतर उपयोग, जो संसाधन वर्तमान में प्रशासन के पास या अन्य लोगों के पास उपलब्ध है उन संसाधनों का अच्छे से अच्छा दोहन हो सके, उनका उपयोग किया जा सके। और जन संतुष्टि सुनिश्चित करता है। जन संतुष्टि मतलब लोगों को सेटिस्फेक्शन दिलाता है। इसके अलावा प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाता है, जवाबदेह बनाता है। तो ये मेन पॉइंट याद रखिएगा कौन सा, लक्ष्य उन्मुख, परिवर्तनकारी, जल कल्याणकारी, सहभागी, नवाचार, समन्वय, लचीलापन, परिणाम पर जोर, योजनाओं के क्रियान्वयन, भागीदारी, आर्थिक सामाजिक विकास, संसाधनों का बेहतर उपयोग, जन संतुष्टि और प्रशासन को उत्तरदायी बनाना। अगर ये पॉइंट आपको याद है, पॉइंट में आपने आकर सिनॉप्सिस बना लिया है तो सारी विशेषताएं आ भी गई और 30 शब्दों में हो गया। अगर आपको इसी को बड़े शब्दों में पूछता है, ज्यादा शब्दों में पूछता है, तो जो ये पॉइंट है
ऐसे 60 शब्दों में पूछा या 100 शब्दों में पूछा या 150 शब्दों में पूछा, इन्हीं पॉइंटों को आपको डिटेल में लिख देना है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट पॉइंट पे लिख दिया सारी विशेषताओं को। अगर आपको इसको व्याख्या करने की आवश्यकता पड़े तो हम इसकी व्याख्या करना पड़ेगा हमको। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। फैक्ट वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पॉइंट आप नहीं डाल सकते हो, 2-4 पॉइंट ही आप डाल सकते हो। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कुशल नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। कुशल नेतृत्व क्या होता है, तो यहाँ पर भी विशेषताएं पूछा हुआ है। तो आप पॉइंट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि कुशल नेतृत्व में स्पष्ट दृष्टि, निर्णय क्षमता, संवाद कौशल, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व होता है। यह टीम को संगठित करता है, विश्वास स्थापित करता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करता है, साथ ही नवाचार को प्रोत्साहित करता है, संकट की स्थिति में उचित दिशा प्रदान करता है। यही आपके पॉइंट है। क्या क्या ध्यान रखना है, स्पष्ट दृष्टि, यानी जो कुशल नेतृत्व होगा वो उसका जो विजन होगा एकदम क्लियर होगा, उनको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा निर्णय क्षमता, तुरंत निर्णय लेता है या सटीक निर्णय लेता है, तो निर्णय क्षमता उसकी कैसी होगी, बेहतर होगी। संवाद कौशल, जो चर्चा वगैरह करता होगा, जो कन्वर्सेशन करता होगा, वो कौशल में लोगों को कन्विंस कर सकता है, आसानी से कन्विंस कर सकता है। कई लोग असहमति भी होगी कई लोगों की, मगर उनको असहमति के स्थान पर उनको कैसे बदल सकता है, वो सहमति में कन्वर्ट कर सकता है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व, यानी दूसरे जब उसको देखें तो उससे प्रेरित हो जाए, कार्य करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो उसके। उत्तरदायित्व, यानी खुद जिम्मेदारी लेता है, जवाबदेह होता है। टीम को संगठित करता है, टीम को मैनेजमेंट उनका कैसा होगा, कोई कमजोर भी होगा तो भी उसको साथ लेने की प्रवृत्ति होगी उसके अंदर, और कोई जो बहुत तेज चल रहा होगा उसको प्रोत्साहित करता रहेगा। विश्वास स्थापित करता है, टीम के सारे लीडर उस पर विश्वास करते हैं, इसीलिए तो है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करता है कि आपको कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने एम को, गोल को कैसे अचीव करना है। नवाचार को प्रोत्साहित करता है, यानी कुछ नया अगर कोई टीम में कोई नया कुछ लेकर आने वाला है तो उसको प्रोत्साहित करता है। और संकट की स्थिति में जब मुश्किल वक्त आ जाए तब वो क्या करता हो, आपका सहयोग करता हो, उचित मार्गदर्शन करता हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट के आधार पर आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। ये 100 शब्दों में आ सकते हैं, 175 में भी आ सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट है, जैसे ये स्पष्ट दृष्टि, निर्णय क्षमता, संवाद कौशल, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व, टीम संगठित करना, विश्वास स्थापित करना, लक्ष्य प्राप्ति, मार्गदर्शन करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और संकट की स्थिति में उत्तरदायित्व स्थापित करना, ये मेन पॉइंट है जिससे पूरी कहानी गढ़ी गई है। ये जितने भी चाहे उतने शब्दों में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अभिप्रेरण का अर्थ स्पष्ट करना है कि अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा वो आंतरिक और बाह्य शक्ति है, आपको उसकी परिभाषा लिखनी होगी। आंतरिक और कैसी है, बाह्य शक्ति है, आंतरिक और बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यह उसके व्यवहार, प्रयास, लक्ष्य की दिशा को प्रभावित कर कार्य क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाती है। इसके द्वारा व्यक्ति में उत्साह, लगन, निरंतरता बनी रहती है और लक्ष्य प्राप्ति की संभावना क्या है। अभिप्रेरणा क्या है पूछा गया है। परिभाषा है, सिंपल परिभाषा याद रखना है कि वो ऐसी इंटरनल और जो एक्सटर्नल ऐसा पावर है, वो ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए लगातार मोटिवेट करती है, उसको प्रेरित करती है और उसके लिए उनके व्यवहार को यानी बिहेवियर को, प्रयास यानी जो कोई कार्य होगा, लक्ष्य की दिशा को प्रभावित करती है और कार्य क्षमता को कैसा और प्रदर्शन जो अचीवमेंट होगा उनको बेहतर बनाते जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति में उत्साह यानी उनके अंदर करेज वाला जो है वो विकसित हो जाएगा, लगन और निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है ताकि लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। यही एक मोटिवेशन का है। मोटिवेशन करने का मतलब ये है कि वो उत्साहित करे, कार्य करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, लक्ष्य बनाने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 60 शब्दों का है। देखते हैं 60 शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से, कुछ मामलों में सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जिनकी सीधी उनको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। जहां पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सीधे मामला दायर कर सकते हो, उनको प्राथमिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, न कि निचली अदालतों में अपील के रूप में। अगर ये पहला और दूसरा लाइन न लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 131 में है, इसका वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 131 में है, इसका बात का उल्लेख कर दीजिए, आप जरूर कर दीजिए। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य, पहला, दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई। दूसरा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। इस प्रकार क्षेत्राधिकार संघीय व्यवस्था और नागरिकों अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। इन 3 पॉइंटों में ध्यान रखिएगा। पहला,
जो केंद्र और राज्य का कोई विवाद होगा सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर कोई विवाद है सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। या आर्टिकल 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारे अधिकार किसके होते हैं? जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होते हैं, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार होते हैं। तो 3 पॉइंट के आधार पर लिख सकते हैं, या बाकी सारी चीजें जो है वो 60 शब्दों का बनाने के लिए लिखी गई हैं, तो इन्हीं के आधार पर आपको जो समझ में आता है उसको क्या कर सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा विषय से संबंधित होना चाहिए, विषय से अलग नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रमुख कार्यों को बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि नियंत्रक महालेखक के बारे में कहां कहां बताया गया है। तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में इसका वर्णन किया गया है। वैसे अनुच्छेद 148 में इसके पद के बारे में बताया गया है। 149 से आगे बताया गया, इसका कार्य जो है 149 से बताया गया। पद 148 में है और 149 से लेकर 151 तक इसके कार्यों के बारे में बताया है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना, यह पहला कार्य है। दूसरा, सीएजी ये सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद या विधानमंडल द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार हो, यह दूसरा कार्य है। यह भारत की संचित निधि, आपात निधि यानी आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि में होने वाले व्यय का ऑडिट करता है, यानी लेखा रिपोर्ट बनाता है। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जा सकती है, जिसे संसद या विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि सीएजी यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का जो पद है उसका बहुत महत्वपूर्ण पद है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही पद होते हैं, 2 पद अलग अलग, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के अलग अलग पद नहीं होते। तो वो केंद्र का भी और राज्य सरकार का आय व्यय का क्या करता है? ये लेखा परीक्षण करता है। यह पहला कार्य है इसका। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग जो है संसद या विधानमंडल द्वारा जो स्वीकृत उद्देश्य है, जिसके लिए धन खर्च करने के लिए बजट बनाया गया है, प्रावधान किया गया है, उसी के अनुसार खर्च हो, उसी व्यक्ति द्वारा खर्च हो, उसी प्रक्रिया द्वारा खर्च हो। और भारत की इसमें किसमें संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि का व्यय का क्या करता है? ऑडिट करता है। यानी भारत के जितने भी फंड होंगे, पूर्णतः या अंशतः जितने भी वित्त पोषित खर्च होंगे, उन सारी चीजों का क्या करेगा? वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। और ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट केंद्र के आधार पर देखें तो राष्ट्रपति को, और राज्य के आधार पर देखें तो राज्यपाल को ऑडिट रिपोर्ट अपनी सौंपता है। और बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल इसको जो है संसद या विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। ये सीएजी का कार्य है, मेन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य है। तो हमने पॉइंट में ही रखा है। आप इसका सिनाप्सिस, जब भी आप नोट्स बनाएं या जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके सिनाप्सिस के आधार पर लिखे क्वेश्चन, ताकि कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाता है और कंप्लीट आंसर होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी संप्रेषण के मार्ग की प्रमुख बाधाएं क्या है? यानी जब आप कन्वर्सेशन करते हो, कोई बातचीत करते हो, तो उसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो जिसको भी आप सिनेप्सिस की स्टाइल में बना सकते हो। प्रभावी संप्रेषण में कई बाधाएं आती हैं, जैसे भाषा संबंधी अंतर, ये पहला हो गया। स्पष्ट संदेश दूसरा हो गया। शोर ये तीसरा हो गया। तकनीकी समस्याएं चौथा। भावनात्मक स्थिति पांचवा। पूर्वाग्रह छठवां। सांस्कृतिक भिन्नताएं छठवां। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समझ का अभाव बाधा बनती है। अनुचित माध्यम का चयन, ध्यान की कमी, सूचना की अधिकता भी संप्रेषण को प्रभावित करती है। इन बाधाओं को संदेश का सही अर्थ नहीं पहुंच पाता और संप्रेषण की प्रभावशीलता घट जाती है। संगठनात्मक स्तर पर पदानुक्रम और औपचारिकता भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं और समय की कमी, फीडबैक का अभाव प्रभावी संप्रेषण को कमजोर बनाते हैं। तो जो पॉइंट हमने लिखा है, जैसे भाषा संबंधी अंतर, 2 लोगों के बीच में अगर एक आदमी चाइनीज समझता है लेकिन दूसरे आदमी को बोलने वाले को चाइनीज नहीं आती है, तो भाषा स्पष्ट संदेश, पक्के तौर पर जो संदेश होगा, जो मैसेज होगा वो सही तरीके से कन्वे ना हो रहा हो। शोर, जब आप मैसेज दे रहे हो तो खूब सारा हल्ला हंगामा हो रहा हो। तकनीकी समझ ना हो। भावनात्मक स्थिति यानी भावनाओं में अलग अलग हो, जिस भावना से बता रहा हो आप उस भावना को समझ ना रहे हो। पूर्वाग्रह यानी पहले से हमने डिसाइड कर लिया हो कि आदमी गलत ही है या आदमी सही है। सांस्कृतिक भिन्नता, 2 कल्चर में अगर कोई भिन्नताएं हो, या प्रेषण या जो भेजने वाला है यानी जो संदेश दे रहा है और जो प्राप्त कर रहा है रिसीवर है, उनके बीच में किसी तरह का बीच में समझ का अंतर अभाव हो जाता हो। अनुचित माध्यम, गलत माध्यम से चुन लिया गया हो, और ध्यान की कमी हो, ध्यान कहीं और चला गया हो। सूचना की अधिकता, बहुत सारी सूचनाएं एक साथ दे दिया गया हो, जो सूचना प्राप्त करने वाला वो कंफ्यूज हो गया हो। ये क्या कर देती है? संप्रेषण कमजोर होती है। नीचे वाली जो लाइन में हमने लिखा है वो उसी संप्रेषण के प्रभाव को बताया कि इन बाधाओं से संदेश का सही अर्थ नहीं पहुंच पाता, संप्रेषण की प्रभावशीलता घट जाती है, प्रभाव कम हो जाता है, संगठनात्मक स्तर पर पदानुक्रम और औपचारिक संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपका 60 क्वेश्चन में आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है
100 शब्दों का है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो आपको पहले बताना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में आती है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया को बताया गया है। यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है, तो दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि कब लगता है, किन कंडीशन में लगता है। तो संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में लगता है। पहला बताना है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, दूसरा बताना है किस आरोप में लगता है। तो संसद के किसी भी सदन में, अब प्रक्रिया की बताना है कि ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहला चीज, प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन लिखित नोटिस देना आवश्यक होगा और कितने सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा इसमें हस्ताक्षर करना होगा। यानी पहले आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 161 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। दूसरा पॉइंट में आपको बताना है कि यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, दूसरा पॉइंट में सॉरी, क्यों लाया जाता है, तो संविधान के उल्लंघन करने पर लाया जाता है। तीसरा पॉइंट बताना है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और फिर अगला पॉइंट जो बताना है वो बताना है आपको कि 14 दिन पूर्व आपका 1/4 यानी संसद के 1/4 सदस्यों द्वारा, जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा इसमें हस्ताक्षर करना होता है। इसके बाद प्रस्ताव पारित होने के सदन में कुल 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है, वो अगला पॉइंट होगा। फिर दूसरे सदन में भी जांच करेगा और दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत के बाद क्या हो जाता है, ये पास कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा राष्ट्रपति की संवैधानिक जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। तो यह कैसा हो जाएगा, 100 शब्दों का आंसर कंप्लीट मान लिया जाएगा। अगर अपन क्वेश्चन देखते हैं 100 शब्दों का ही है कि ई गवर्नेंस क्या आपको समझाना है कि ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस का जो अर्थ है, ई गवर्नेंस का अर्थ है शासन की प्रक्रियाओं को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कोई भी मोबाइल, टेलीफोन, वीडियो टेप, डिजिटल रूप में उसको रखना है ना, डिजिटल रूप में, उसी को ई गवर्नेंस करते हैं। उपयोग करके सेवाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाना। इसके माध्यम से सरकार नागरिकों को, व्यवसायों और विभिन्न विभागों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है। मतलब ई गवर्नेंस का मतलब होता है ऑनलाइन सेवाएं, जिससे कार्यों में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है, भ्रष्टाचार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, समय और लागत की बचत हो जाती है। उसके फायदे भी बता देना है ई गवर्नेंस के बारे में। आम जनता को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। सुशासन स्थापित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, उसके फायदे बता दिए। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही सरकारी कार्यों में दक्षता, समन्वय को बढ़ाता है। डिजिटल माध्यम शिकायत निवारण ऑनलाइन आसान हो जाती है। यानी पहले आप बता दीजिए कि जो ई गवर्नेंस है वो ऑनलाइन तरीके से संचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आपका डिजिटल तरीके से क्या करता है, काम करता है। इससे कौन कौन सी चीजें फायदा होने वाली है, समय में बचत होती है, भ्रष्टाचार की कमी आती है, उन फायदों को आप जरूर बता दीजिए। ई गवर्नेंस का 100 शब्दों में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा 125 शब्दों का है, खंड 5 से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष है कि नहीं, यानी सापेक्ष का मतलब दो लोगों की तुलना करते हैं तब हो, कि निरपेक्ष मतलब उनको सिंगल रूप से अगर देखा जाए, इस कथन का क्या करना है। तो इसके कई तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं, कई तरीके लिखे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये प्रदान किए गए हैं। पहले आपको बताते रहे क्यों प्रदान किए गए हैं, परंतु ये निरपेक्ष नहीं है। आपको बताना है कि एब्सोल्यूट नहीं है, निश्चित नहीं है, बल्कि युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन है। मतलब केवल समय समय पर जरूरत अगर पड़ा तो निरपेक्षता नहीं, सापेक्षता नहीं है, इनके सापेक्ष है। यानी आवश्यकता पड़ी तो इनको क्या किया जा सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से लेकर 35 के अंतर्गत किया गया है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता 6 अधिकार देता है, लेकिन राज्य अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के अंतर्गत सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राज्य की अखंडता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर आपको अनुच्छेद याद नहीं है तो अनुच्छेद लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बाध्यता नहीं। मगर आप एक तो जरूर बता सकते हैं कि किस आधार पर आर्टिकल 19 में, उदाहरण अगर बता रहे हैं उसी तरीके से किसी भी आधार पर, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर किसी जगह पर भी आपको बताना है तो आप क्या बता सकते हैं, किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर। फिर उसी प्रकार आपको बताना है कि आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, परंतु कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसे सीमित किया जा सकता है, यानी समय समय पर इसको रोका जा सकता है। अब आपको मेन बताना है कि निरपेक्ष है कि नहीं। ये पहला फेज हो गया कि ये निरपेक्ष, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है तो आपको उदाहरण से बताना पड़ेगा कि निरपेक्ष कैसे नहीं है, सापेक्ष है तो कैसे सापेक्ष है।
फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अब आपको बताना है कि ये कैसा तय होता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में स्पष्ट किया गया कि इन अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध न्यायालय और उचित होने चाहिए, अतः मौलिक अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष न होकर कैसे होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के अनुरूप सीमित किए जा सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर इन पर रोक लगाई जा सकती है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, मगर समय पर युक्त तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कहीं पर जाने पर आपको, जैसे आर्टिकल 19 के तहत आपका जो है आवागमन का अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो किसी जगह पर आवागमन के लिए क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह में भी क्या किया जाता है, कुछ जगहों पर जहां पर ओगे सेंटलीज जनजातियां रहती हैं वहां पर अभी प्रतिबंध, कुछ समय तक अबुझमाड़ में भी जाने का प्रतिबंध था। तो जहां पर कभी कभी धारा 144 लगा दिया जाता है, वहां जब आपातकाल लगता है तो वहां को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। आप अलग अलग उदाहरण बता सकते हैं, जो भी आपको उदाहरण उस समय पर आपको याद हो। और लेकिन ये मेनका गांधी वाद में आपको जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत क्या बताया गया है कि युक्त तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, पूरी तरीके से देना बाध्यकारी नहीं, क्योंकि मूल अधिकारों को आर्टिकल जो है अलग अलग विषयों को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 जो है स्वतः ही निलंबित किया जा सकता है, जैसे ही आपातकाल लगता है आर्टिकल 19 जो है निलंबित किया जा सकता है। जबकि दूसरे जो आर्टिकल हैं यानी 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल को राष्ट्रपति के आदेश के बाद निलंबित किया जा सकता है। 20 और जो है तो 20 और 21 जो है वो कैसे निरपेक्ष हो सकते हैं, बाकी सारे आर्टिकल कैसे हैं, सापेक्ष हैं। जब किसी दूसरी घटना की तुलना में अगर उसको देखा जाए, सापेक्ष देखा जाए दूसरी घटना के सापेक्ष, तो उनको निलंबित किया जा सकता है। इससे साबित क्या होता है कि ये जो मूल अधिकार हैं वो निरपेक्ष, पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, मगर दो आर्टिकल के संदर्भ में 20 और 21 निरपेक्ष है, उनको प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, संगठन के संबंधित 7S मॉडल क्या है। ये भी आपका लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि 7S मॉडल का प्रतिपादन मैकिन्से ने किया था। कौन इसके प्रतिपादक है, अगर आपको याद है तो जरूर बताइए। जो संगठन की प्रभावशीलता को क्या करते हैं समझने में महत्वपूर्ण ढांचा है। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, संरचना, रणनीति, प्रणाली, कौशल, शैली, स्टाफ, साझा मूल्य। ये आपको सातों के यानी 7S मॉडल को आपको बताना पड़ेगा, ये चीजें आपको रटनी पड़ती हैं। तो संरचना यानी स्ट्रक्चर है, रणनीति कोई स्ट्रेटजी है, प्रणाली है यानी कोई सिस्टम है, कौशल स्किल है, शैली स्टाइल है, स्टाफ होगा, साझा मूल्य यानी जो शेयर्ड वैल्यूज होंगे वो 7S है। इनको आपको याद करना पड़ेगा लोक प्रशासन में। जो पहले 3 है वो कठोर तत्व है। पहले 3 कौन कौन, संरचना, रणनीति और प्रणाली। शेष 4 जो है मृदु तत्व कहे जाते हैं। मृदु मतलब थोड़े सॉफ्ट होंगे, कम होगा तो भी चलेगा। यह मॉडल बताता है कि संगठन की सफलता के लिए इन तत्वों के संतुलन और समन्वय यानी उनमें बैलेंस बनाए रखना है और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना जरूरी है। यदि किसी तत्व में परिवर्तन होता है, इनमें से किसी भी तत्व में परिवर्तन होता है, तो अन्य तत्वों को उसके अनुसार समायोजित करना पड़ेगा यानी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यह मॉडल संगठन के विकास, परिवर्तन प्रबंध, कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होता है। यह कार्यकुशलता यानी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाता है। यह संगठन की आंतरिक कमजोरी सुधार के क्षेत्र में पहचान करने में मदद करता है। साथ ही दीर्घकालिक योजना यानी लंबे समय की योजना और प्रभावी प्रबंधन के लिए है। तो पहले फेज में हमने बताया है कि 7S मॉडल क्या है। दूसरे फेज में हमने बताया है, क्योंकि 100 शब्दों का क्वेश्चन है तो आपको 100 शब्दों से अधिक का क्वेश्चन है तो आपको बताना पड़ेगा कि कुछ ज्यादा डिटेल लिखना पड़ेगा। तो उसके क्या फायदे हैं, क्या मतलब नुकसान क्या है, ये तो नहीं बताना है आपको, क्या फायदे हैं। नुकसान तब बताना है जब आलोचना या समालोचना बोले, तब आपको नुकसान बताना है। जब तक आलोचना या समालोचना ना कहे तब को आपको नुकसान नहीं बताना है, फायदा ही बताना है। तो ये आपके बड़े क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे। ये था आपका लोक प्रशासन और संविधान का जो टेस्ट पेपर था उसका क्लेरिफिकेशन। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर या पुराना ओल्ड जो हाई कोर्ट है, पुराना हाई कोर्ट है, वहां पर आकर प्रीमियर आधार IAS एकेडमी में आप संपर्क कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सीखने को बहुत कुछ है और आइए यहाँ सीखेंगे। हम आंसर राइटिंग वगैरह भी आपको सिखा रहे हैं, व्यक्तिगत गाइडेंस भी आपको मिल रहा है यहाँ पर, जो पूरी रणनीति के साथ तैयारी करवाई जा रही है। तो आज के लिए इतने, मुझे यानी पुष्पेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।